Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Okay, so let's start, everyone. So yesterday we learned uh, different types of DAX functions which are available in Power BI, and we learned some of the commonly used DAX functions. Okay. So any questions from anybody before I start the topics for today? Any questions? All good? Okay, so I'm going to cover some more DAX functions today, right? Which are helpful in day-to-day life. Okay. So let me share my screen. So DAX functions आज भी हम थोड़े से देखेंगे जो थोड़ा सा important है. Let me just. Okay. तो आज जो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, हम कैलकुलेट करेंगे, एक डेटा यूज करेंगे, डिफरेंट डेटा यूज करेंगे आज, और वी विल कैलकुलेट टोटल सेल्स. ठीक है, थ्रू मेजर्स. देन वी विल कैलकुलेट YTD सेल्स. YTD की फुल फॉर्म क्या होती है? ईयर टिल डेट. सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ईयर टिल डेट थ्रू डैक्स फंक्शंस. ठीक है, तो कल भी मैंने आपको बताया था हमारे पास डायरेक्ट डैक्स फंक्शंस अवेलेबल है, तो हमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट लास्ट ईयर YTD सेल्स. मतलब पिछले साल हमारी YTD सेल्स क्या थी? तो LY स्टैंड्स फॉर लास्ट ईयर, एंड YTD मींस पिछले साल की YTD सेल्स. ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स वेरिएंस. अब सेल्स वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल्स वेरिएंस क्या होगा? YTD सेल्स वेरिएंस होगा. तो YTD सेल्स वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मैं YTD सेल्स को माइनस कर दूंगा लास्ट ईयर YTD सेल्स के साथ. उससे क्या आ जाएगा मेरे पास? वेरिएंस क्या है, हम अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर. ठीक है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे YTD सेल्स वेरिएंस परसेंटेज. परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे. तो परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो YTD सेल्स वेरिएंस डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर YTD सेल्स. यानी कि सेल्स वेरिएंस को पिछले साल की YTD सेल्स से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, और परसेंट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि हमारा कैसी परफॉर्मेंस चल रही है करंट ईयर में एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर. ठीक है, तो ये हम करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूं जो आज हम यूज करेंगे, क्योंकि इसके लिए थोड़ा डिफरेंट डेटा चाहिए जिसमें. तो लेट मी शो यू मैं आज डेटा क्या यूज करूंगा. ओके, तो सबसे पहले मैं जो ऑलरेडी मेजर्स बने हुए हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ. तो जस्ट गिव मी 1 मिनट.
नहीं, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी कर सकते हो ऐसे करके। ओके, तो मेरे इस टेबल में एक ही टेबल है मेरे पास, और उस टेबल का नाम है सेल्स टेबल। ठीक है, और इसके अंदर क्या कॉलम्स हैं? मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है, डेट है, यूनिट सोल्ड है, रेवेन्यू है, और कंट्री नेम है। ठीक है, कितनी रोज है मेरे पास? कितनी रोज? रोज रोज कितनी है, बताओ कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन रोज, 10.7 मिलियन रोज है मेरे पास। ठीक है, 11 मिलियन रोज के आसपास। तो ये 10 हो गया ना, तो ये, हाँ, तो 3 3 6, तो यहाँ पे आ गया 10 मिलियन रोज के आसपास मेरे पास। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो कितने साल का डेटा है और कितनी कंट्रीज है मेरे पास? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको एंड यूएसए। ठीक है, 5 कंट्रीज का डेटा है। और अगर मैं टेबल टेबल फॉर्मेट में आपको डेटा दिखा देता हूँ, कितने साल का डेटा है मेरे पास? और मैं थोड़ा इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ। हम्म, और कॉलम हेडर भी आपके लिए बढ़ा। तो ये डेटा है, कितने साल का है? 2000 से लेकर 2015 तक का डेटा है। ठीक है, तो अराउंड 16 ईयर्स। ठीक है, तो ये डेटा मैं यूज करने वाला हूँ टू कैलकुलेट ऑल दीज मेजर्स। ठीक है, थोड़ा आपको मेजर्स के ऊपर और एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है टोटल सेल्स। ठीक है, तो हम जाते हैं टोटल सेल्स के लिए। तो मैं सबसे पहले टोटल सेल के लिए मेजर क्रिएट करूंगा। मेजर क्यों क्रिएट करूंगा? क्योंकि मुझे सिंगल वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मेजर, न्यू मेजर पे क्लिक किया, और इस मेजर का नाम कर देते हैं टोटल सेल्स। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे टोटल करने के लिए? सम। ठीक है, तो सम फंक्शन यूज किया, और कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन से सेल्स कहाँ पे है? रेवेन्यू कॉलम के अंदर सेल्स है, तो रेवेन्यू कॉलम को सेलेक्ट किया मैंने, टैब प्रेस किया, सेलेक्ट हो गया, क्लोज द सम फंक्शन, एंटर। रेवेन्यू यानी कि ये ट्रांजेक्शन्स हैं, मतलब 30 अप्रैल को इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ। हाँ, यूनिट है कि मतलब कितनी क्वांटिटी सेल करी है। हम्म, किस पे? हम्म, 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 क्यों? एक प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम सेल हुआ है। हम्म, हाँ, ठीक है। ये वाली, ये, हाँ, तो 270। हाँ, क्यों? रेवेन्यू जनरेट हुआ $274 का। दो यू- दो यूनिट सेल हुई। हाँ, एक प्रोडक्ट को कभी भी जरूरी थोड़ी हम एक ही सेल प्राइस पे बेचेंगे। तो जरूरी नहीं है कि फ्रांस में जो रेट होगा वही कनाडा में होगा, और जरूरी नहीं है कि आज आज जो रेट होगा वो कल रेट होगा। आपको रीड कैसे करना है डेटा? ये प्रोडक्ट सेल हुआ, इस डेट को सेल हुआ। ठीक है, 2 यूनिट सेल हुई हैं, और टोटल रेवेन्यू हमने ये जनरेट, पर नहीं। ठीक है, वो टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन डेटा? ओके, तो ये हमारा रेवेन्यू आ गया। ठीक है, तो मैंने टोटल सेल्स कैलकुलेट कर लिया। सबको कौन सा फंक्शन यूज किया मैंने?
सम फंक्शन यूज किया। अब मुझे कैलकुलेट करना है YTD सेल्स। तो YTD सेल्स उसी मेरी डेटा के अंदर सबसे लेटेस्ट ईयर कौन सा है, आपको मैंने बताया था एज पर माई डेटा सबसे लेटेस्ट ईयर कौन सा है, 2015। तो जब भी YTD सेल्स कैलकुलेट होगा, जो आपके डेटा के अंदर लेटेस्ट ईयर है, उसके बेसिस पे आपका YTD कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो और YTD कैलकुलेट करने के लिए कल मैंने आपको एक फंक्शन बताया था, क्या नाम था उसका, टोटल YTD। लेट मी शो यू, जो हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है, टोटल YTD। इस फंक्शन को हम यूज करेंगे। तो ये क्या करता है, इसको क्या चाहिए, एक्सप्रेशन और डेट्स का वो चाहिए। ठीक है, तो हम लेते हैं एक नया कॉलम, एक न्यू मेजर क्रिएट करते हैं, न्यू मेजर, और इस मेजर का नाम ले लेते हैं YTD सेल्स, और यहाँ पे फंक्शन यूज करूंगा टोटल YTD। ठीक है, टोटल YTD को दो चाहिए एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन मुझे टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए मैंने पहले से टोटल सेल्स बनाया हुआ है एक मेजर, तो मैं टोटल सेल्स यूज कर लेता हूँ। ठीक, अब इसको डेट कॉलम का रेफरेंस चाहिए, क्योंकि डेट कॉलम से वो लेटेस्ट ईयर की डेट्स निकालेगा। तो डेट हमारे पास है इस कॉलम में, तो मैं डेट टाइप करता हूँ, सेल्स का डेट कॉलम, क्लोज द ब्रैकेट। तो मेरे पास YTD सेल्स का एक मेजर बन गया। इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, करेंसी, क्योंकि वो सेल्स है ना, तो इसका फॉर्मेट होगा करेंसी। और टोटल सेल्स का भी फॉर्मेट क्या होना चाहिए, करेंसी। ओके, अब लेट्स सी, एक कार्ड क्रिएट करके देखते हैं हमारी क्या वैल्यू है। तो टोटल सेल्स को डाला, क्या आ रहा है, 5.13 बिलियन, वो नीचे यही दिख रहा है आपको टेबल में। ठीक है, फिर हम एक कार्ड बनाते हैं, और मैं YTD सेल्स को डाल देता हूँ। तो क्या दिख रहा है, $136.96 मिलियन, और वही ये आपको दिख रहा है 2015 का, वही वही फिगर यहाँ से मैच कर रही है। तो उसने आपके लिए YTD सेल्स का डेट निकाल दिया, कहाँ से, आपके डेटा से। अगला है लास्ट ईयर YTD सेल्स। अब अगली असली मुश्किल काम आ जाता है। ठीक है, मुझे पिछले साल का YTD निकालना है, पिछले साल का। पिछले साल का YTD का क्या मतलब है, मतलब जितना डेट्स मेरे करंट ईयर में अवेलेबल है, मुझे एक साल पीछे जाना है, और वही डेट सेलेक्ट करनी है, और उसकी सेल्स मुझे फाइंड आउट करनी है बाय एडिंग। हाँ, 1 जून तक का डेटा निकालना है, और उसका हमें क्या निकालना है, टोटल सेल्स, यानी इस ड्यूरेशन तक हमने पिछले साल में कितना सेल्स कर लिया। इज दैट क्लियर। तो मैंने कल भी बताया था, प्रीवियस ईयर सेल्स इज डिफरेंट फ्रॉम लास्ट ईयर YTD सेल्स। ठीक है, तो हमें लास्ट ईयर YTD क्यों चाहिए, तब अगर अनइक्वल कंपैरिजन हो जाएगा ना, अगर प्रीवियस ईयर निकाल लूंगा तो 1 जनवरी से पूरा दिसंबर तक आ जाएगा, 31 दिसंबर, तो वो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए सेम ड्यूरेशन में एक साथ पीछे जाकर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, लास्ट ईयर YTD। अब लास्ट ईयर YTD के लिए मैं क्या करूंगा, सर कल हमने एक फंक्शन पढ़ा था जिसका नाम है कैलकुलेट, याद होगा। तो कैलकुलेट फंक्शन क्या करता है, कोई बताएगा मुझे। मैंने बस कल ये भी बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, और बहुत ज्यादा यूज होता है पावर BI में। सम करते वक्त, सिर्फ सम करते वक्त करेगा ये, कोई भी कैलकुलेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कोई भी कैलकुलेशन करने करने के टाइम पे अगर कोई कंडीशन के साथ हमें कोई कैलकुलेशन करनी है, ये कैलकुलेट फंक्शन हम यूज करेंगे, और ये आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, बहुत कैलकुलेशन में यूज करते हैं इसको। तो इसमें हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक्सप्रेशन और कंडीशन, और इसको कंडीशन को क्या बोलते हैं, फिल्टर बोलते हैं। ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करूंगा, मैं एक्सप्रेशन में तो डाल दूंगा YTD सेल्स निकालो, लेकिन कंडीशन बोल दूंगा कि पिछले साल की डेट को यूज करके मुझे YTD निकालो। अब अगला क्वेश्चन आएगा कि अब पिछले साल की डेट कैसे निकालूंगा। ठीक है,
तो पिछले साल की डेट निकालने के लिए मैं एक और डेक्स फंक्शन को यूज करूंगा जिसका नाम है सेम पीरियड लास्ट ईयर। ठीक है, उसका भी मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूं। सेम पीरियड लास्ट ईयर क्या करता है? सेम पीरियड लास्ट ईयर, ये इसका काम क्या है? रिटर्न से टेबल that contains a column of dates shifted 1 year back in time from the date specified in the dates column in the current context। यानी करंट कॉन्टेक्स्ट को यूज करके ये एक साल पीछे जाएगा और सेम ड्यूरेशन की डेट्स को निकाल के लाएगा। ऐसे ये, हाँ, इसी को यूज करेंगे लेकिन एक साल पीछे जाने का निकालेंगे। नहीं, अभी बताता हूँ कैसे करेंगे। अभी ये फंक्शन का क्लियर है? सेम पीरियड लास्ट ईयर का काम क्या है और कैलकुलेट फंक्शन क्लियर है? तो अब कैलकुलेट फंक्शन को मैं यूज करता हूँ। मैं करता हूँ न्यू मेजर, ठीक है, और न्यू मेजर में मैंने इसका नाम डाल दिया लास्ट ईयर YTD सेल्स, ये नाम हो गया। और मैं यहाँ यूज करूंगा कैलकुलेट। कैलकुलेट में एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है? मुझे YTD सेल्स निकालनी है, लेकिन यहाँ मैं फिल्टर लगा देता हूँ सेम पीरियड लास्ट ईयर और मैं इसको डेट कॉलम का रेफरेंस दे देता हूँ। इज दैट क्लियर? तो यानी कि YTD सेल्स निकालो, लेकिन फिल्टर क्या लगा दिया मैंने? सेम पीरियड लास्ट से पिछली साल की डेट यूज करो। ठीक है, एंटर। और मेरा एक मेजर बन गया जिसका नाम क्या है? लास्ट ईयर YTD सेल। इसका क्या होना चाहिए फॉर्मेट? फॉर्मेट क्या होना चाहिए? करेंसी, एब्सोल्यूट करेक्ट। तो इसको कर देते हैं करेंसी। अब देखते हैं। YTD सेल्स तो सेल्स कैलकुलेट करेगा। सेम पीरियड लास्ट ईयर को क्या चाहिए? डेट कॉलम का रेफरेंस चाहिए, क्योंकि वो डेट्स देता है आपको। मैंने आपको दिखाया था ना इसमें डॉक्यूमेंटेशन में। इसको क्या चाहिए? आर्गुमेंट में डेट चाहिए। हाँ, YTD सेल्स तो यूज किया है, लेकिन मुझे पिछले साल की YTD चाहिए ना, इसीलिए मैंने क्या फंक्शन यूज किया? सेम पीरियड लास्ट, एक साल पीछे जाओ करंट कॉन्टेक्स्ट को यूज करके। तो करंट कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया? 2015 हो गया। तो एक साल पीछे कौन सा हो गया? 2014 हो गया। उससे पिछले साल, अब 2000 YTD कैलकुलेट करेगा 2014 का, क्योंकि मैंने सेम पीरियड लास्ट ईयर, मुझे क्या दे रहा है? डेट दे रहा है। कौन सी? पिछले साल की, और सेम ड्यूरेशन वाली। हाँ, ठीक है, अभी इतना क्लियर है। चलो, अब लास्ट ईयर YTD सेल्स देख लेते हैं कार्ड बना के। तो लास्ट ईयर YTD सेल्स में डाल देते हैं मेजर लास्ट ईयर YTD $158.85 मिलियन। और यही मैं आपको दिखाना चाहता था, ये फिगर और ये फिगर डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये पूरे साल का डेटा है, पूरे साल की सेल्स है, और ये क्या है? ये YTD है, यानी कि जितना भी हमारा डेटा अवेलेबल था। Is that clear? So that is what I wanted to say. Previous year sales is different from last year YTD sales. अब अगला आ जाता है, हमें क्या निकालना था? तो हमारे पास लास्ट ईयर YTD आ गया। अब क्या है अगला मेजर? वेरिएंस निकालना है। ये तो सिंपल है, हम YTD सेल्स को लास्ट ईयर YTD सेल्स के साथ माइनस कर देंगे। तो लेट्स क्रिएट अनदर मेजर, न्यू मेजर। Sir, sorry, sir, disturb. Sir, can हाँ you जी, go back to the YTD sales measure? उसमें हमने क्या फॉर्मूला लिया था? एक बार जाएंगे? सॉरी, YTD या लास्ट ईयर YTD? नहीं नहीं, YTD। अच्छा, ओके, ये अब इसमें, YTD। हाँ, YTD में हमने लिया हुआ है सेल्स डेटा डेट। हम्म अब हम्म ये जो सेल्स डेट है उसने कौन सी डेट ली है? क्योंकि ये 2015 तक का डेटा है, हाँ, राइट? तो तो इसने मैं क्या डेट ली है? जनवरी 1 से लेके जनवरी 1 2015 से लेके जितना भी मेरा 2015 का डेटा अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 2015 में मैं बैठा हुआ हूँ, राइट? तो जितना भी सेल डेटा अवेलेबल है 2015 का, वो उसको सबको कंसिडर करेगा। मान तो लीजिए मैं,
एक एज्यूम करते हैं कि लेट्स से 1 जून 2015 में मैं हूँ, राइट? तो डेटा कब से कब तक का लेगा वो 2015 का? 1 जनवरी 2015 से लेके 1 जून 2015। ओके, सो बेसिकली जो क्योंकि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि जो आपका 2015 है इट शुड बी करंट ईयर, इट कुड बी एनी, बट दैट ईयर जितना भी डेटा है हमारे पास उतनी डेटा उठा लेगा वो। एब्सोल्युटली करेक्ट, मैंने यही बोला था कि आपके डेटा के हिसाब से जो भी लेटेस्ट ईयर है उसके और वो उसको यूज करके वो वाईटीडी सेल्स कैलकुलेट करेगा। ओके, उसके लिए तो लेटेस्ट ईयर कौन सा है? 2015। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हाँ हाँ, उसी का डेटा लिया होगा, वही डेटा लिया। तो 2014 का कौन सा लिया होगा लास्ट ईयर वाईटीडी में? सेम पीरियड लास्ट ईयर, मान लीजिए 1 जनवरी 2014 से लेके 1 जून 2014 तक का डेटा लिया है। यस, 1 नवंबर तक 2014 का डेटा। आप समझ गए? दो डेट मतलब वो तो फिल्टर के थ्रू भी कर सकते हो, या तो मई टू नवंबर करना चाहते हो आप, तो हमारे पास 3 ही डायरेक्ट फंक्शंस हैं। क्या क्या? टोटल वाईटीडी, टोटल क्यूटीडी एंड टोटल एमटीडी। ठीक है, बाकी चीज करने के लिए आपको मैन्युअली उसमें फिल्टर डालना पड़ेगा, डेट्स, ठीक है, या फिल्टर्स यूज करने पड़ेंगे। डायरेक्ट फंक्शन कौन से हैं? सिर्फ 3। नहीं, तो अब मान लीजिए क्या लिखा था? तो देखो डायरेक्ट फंक्शन कौन से हैं? 3 ही दिख रहे हैं आपको, ठीक है, टोटल एमटीडी, टोटल क्यूटीडी और टोटल वाईटीडी। तो टोटल वाईटीडी आ गया, ये तो ईयर एंड डेट्स है, ठीक है। तो बाकी फिर आपका मैनुअल वर्क है, ठीक है। तो डायरेक्ट फंक्शन में थोड़ा काम आसान हो जाता है, अदरवाइज मैनुअली आपको डेट्स को यूज करना है। हाँ, ईयर एंड डेट्स क्या होगा? जो डेटा के हिसाब से, यानी कि बाय डिफॉल्ट ईयर एंड डेट्स क्या होती है? दिसंबर होती है, राइट? लेकिन कभी कभी फाइनेंशियल ईयर आपको यूज करना पड़ता है, करेक्ट? तब आप मैनुअली डालोगे इसमें, इसको ये ऑप्शनल है। अगर इसको छोड़ दोगे तो अगर आप दिख रहा होगा ना, ऑप्शनल, a literal string with a date defines the year and date, the default is December 31st। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट करोगे तो वहां पे ईयर एंड डेट क्या आ जाएगी? 31 मार्च। तो 31 मार्च आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? यस, करेक्ट, उसमें यूज होगा ऑल ओवर वर्ल्ड में दिसंबर। यस, तो स्पेसिफाई नहीं करोगे तो December 31st विल बी टेकन एज द लास्ट ईयर ऑफ द डेट, लास्ट डेट ही नहीं है, ठीक है, दैट इज द डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, सो फिर से हम एक नया बनाते हैं, न्यू मेजर, और इस मेजर का नाम है, जो हमारा क्या नाम था, हमने क्या दिया था, वाईटीडी सेल्स वेरिएंस। और वाईटीडी सेल्स वेरिएंस कैसे निकालेंगे? वाईटीडी सेल्स माइनस लास्ट ईयर वाईटीडी सेल्स एंटर, परसेंटेज अगला वाला, नेक्स्ट वाला, ठीक है। अभी एब्सोल्यूट वैल्यू में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? करेंसी, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वाईटीडी सेल्स देखते हैं क्या आई हमारी, वाईटीडी सेल्स वेरिएंस क्या आई, कार्ड बना लेके देखते हैं। ब्रैकेट में है मतलब नेगेटिव वैल्यू है, मतलब इस साल हमारी परफॉर्मेंस खराब चल रही है एज कंपेयर टू द सेम ड्यूरेशन इन द लास्ट ईयर। ये आप नहीं पता लगा सकते थे जब तक आप वाईटीडी एनालिसिस नहीं करते, क्योंकि अगर आप टोटल सेल्स देखोगे तो इस साल हमने 13 मिलियन किया है 20 पर, ये टोटल सेल्स का कंपैरिजन है ना, ये एक्चुअल कंपैरिजन, हम कितना पिछले साल ज्यादा कर चुके थे इसी ड्यूरेशन में, 21 मिलियन हम ज्यादा कर चुके थे सेम ड्यूरेशन में पिछले साल। इज दैट क्लियर? तो ये फायदा होता है,
हाँ, यानी कि अगर इस साल अगर बेटर करते तो ये पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। ये जो वैल्यू है ना, वाई वेरिएंस जो है, ये नेगेटिव ब्रैकेट का मतलब है नेगेटिव वैल्यू है। पावर बीआई कैसे रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव वैल्यू को? ब्रैकेट दिखाता है। हाँ, पूरे अकाउंटिंग में नहीं, करेंसी में तो डॉलर सिंबल ऐड होता है। अच्छा, विदाउट करेंसी करोगे तो वहां पे डॉलर सिंबल नहीं दिखाएगा, बस वैल्यू दिखा देगा। ठीक है, अगला क्या था? YTD सेल्स वेरिएंस परसेंटेज में दिखाना है। तो अब निकालते हैं फिर से न्यू मेजर, और इस मेजर का क्या नाम होना चाहिए? YTD सेल्स वेरिएंस परसेंटेज। तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए? YTD सेल्स वेरिएंस, एब्सोल्युटली करेक्ट। डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? लास्ट ईयर YTD सेल्स, लास्ट ईयर YTD सेल्स। एंटर। इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? इसका फॉर्मेट परसेंटेज होना चाहिए। परसेंटेज क्या करता है? आपके फॉर्मूले को 100 से मल्टीप्लाई कर देता है और एक परसेंटेज सिंबल भी ऐड कर देता है। तो इसको कर देते हैं परसेंटेज। अब डेटा देखते हैं, क्या डेटा आपका है। हाँ जी, सॉरी, योर नेम, यू आर फॉर पावर बीआई। अच्छा अच्छा, ओके, पावर बीआई, ओके। तो उससे नुकसान क्या होगा? आप परसेंटेज करोगे चेंज, क्योंकि मुझे परसेंटेज का सिंबल भी चाहिए। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज में तो वैल्यू आ जाएगी, लेकिन परसेंटेज सिंबल नहीं आएगा मेरे आउटपुट। 6% कहां पर? वही तो किया है मैंने। ये ऐसे निकाला है ना। मैं हाँ हाँ हाँ, एरर आ जाएगा। तो क्या आ रहा है हमारा YTD सेल्स वेरिएंस परसेंटेज? -13%। मतलब हमारी सेल्स गिर गई करंट ईयर में। कितनी? 13% सेल्स डिक्लाइन हो चुकी है। हम इतना कम कर रहे हैं इस साल एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। इज दैट क्लियर? तो ये YTD एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली आपके जो सीनियर लीडर्स होते हैं उनको यही सब देखना है। ठीक है, ओके। और कैलकुलेट करें। चलो और करते हैं, कुछ देखते हैं इसमें। मेरे पास अब देखते हैं, ये एक ये डेटा है मेरे पास, 5 कंट्री का डेटा है। लेट्स से मुझे यूएसए का मार्केट शेयर निकालना है। यूएसए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है सेल्स में, इन दी टोटल सेल्स। ठीक है, तो वो भी कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? यूएसए मार्केट शेयर परसेंटेज। तो क्या फॉर्मूला होगा? यूएसए सेल्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, एक चीज और है। अभी ये जो सारा हम एनालिसिस कर रहे हैं सेल्स का कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मार्केट शेयर भी निकाल रहा हूं मैं सेल्स पर्सपेक्टिव से निकाल रहा हूं। बट आप मार्केट शेयर एक दूसरे मैट्रिक से भी निकालते हैं, विच इज यूनिट सोल्ड के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो वहां पे हम यूनिट सोल्ड के पर्सपेक्टिव देखेंगे यूनिट सोल्ड यूएसए का कितना है कंपेयर टू टोटल यूनिट सोल्ड। तो हमेशा मार्केट शेयर दो पर्सपेक्टिव से निकल जाता है, सेल्स एंड यूनिट सोल्ड। सिमिलरली आपने ये सारी एनालिसिस किया है, YTD सेल्स लास्ट ईयर, YTD से सेल्स पर्सपेक्टिव से किया है। सेम एनालिसिस आप यूनिट सोल्ड के पर्सपेक्टिव से भी कर सकते हो, वो डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। यस यस, यूनिट सोल्ड कितनी करें, एब्सोल्यूट। तो मार्केट शेयर हम निकालते हैं रेवेन्यू से भी पर्सपेक्टिव से भी निकालते हैं, और कभी कभी हम यूनिट सोल्ड के पर्सपेक्टिव से भी निकालते हैं। ज्यादा पॉपुलर कौन सा है? रेवेन्यू ज्यादा पॉपुलर, सेल ज्यादा पॉपुलर, लेकिन आप मार्केट शेयर यूनिट सोल्ड के पर्सपेक्टिव से भी निकाल सकते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए आपका जो यूनिट प्राइस प्रोडक्ट आपका चीप है, बहुत ज्यादा सस्ता है, तो आपका
सेल की मान लो 100 यूनिट सेल किया आपने 2014 में, हम्म, तो जिसका प्राइस था $300 हम्म, पर यूनिट, हम्म, ठीक है। तो आपने उसको उसका प्राइस दिया और वही प्राइस जब मान लो कोरोना या कोई भी सर्कमस्टांस हुआ, तो आपने 100 यूनिट या 150 यूनिट सेल की करंट ईयर में, ठीक है, और आपने उसका प्राइस था $200, तो इसकी वजह से मतलब उसका वैल्यू हो जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। आज के टाइम पे प्रोडक्ट के प्राइस भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, करेक्ट। जब लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट का तो सेल्स प्राइस, उसका प्राइस ऊपर होता है, फिर धीरे धीरे, आप एप्पल का एग्जांपल ले लो, जब भी कोई नया मॉडल लॉन्च होता है तो प्राइस हाई होता है, फिर 6 महीने बाद उसका प्राइस वो कम कर देते हैं, अगले साल उसका और कम कर देंगे, है ना, क्योंकि नया आ जाता है तो पुराने वाले का प्राइस क्या हो जाता है। तो प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है प्रोडक्ट का, वो सेम नहीं रहता, ठीक है। तो हमें हमें क्या निकालना है, यूएसए मार्केट शेयर। तो सबसे पहले यूएसए का सेल्स निकाल लेते हैं। अलग अलग करूं या सेम में कर दूं सारा, एक ही फॉर्मूला, अलग अलग करूं। तो सबसे पहले यूएसए सेल्स निकाल लेते हैं। तो यूएसए सेल्स निकालेंगे कैसे, बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, कैलकुलेट। मैंने बोला था ये हर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो न्यू मेजर करते हैं और मैं यहाँ डाल देता हूँ यूएसए सेल्स, कैलकुलेट, और मुझे टोटल सेल्स करना है। तो टोटल सेल्स का मेजर मेरा पहले से बना हुआ है, मैं उसी को यूज कर लेता हूँ, और नया बनाने से अच्छा है। टोटल सेल्स बना हुआ है, और उसके बाद फिल्टर लगा देते। फिल्टर क्या होना चाहिए, कंट्री नेम शुड बी इक्वल्स टू यूएस, क्लोज द कैलकुलेट फंक्शन, ठीक है। यूएसए सेल्स आ गया, फॉर्मेट क्या होना चाहिए इसका। अगला मेजर बनाते हैं, इसको कर देते हैं यूएसए मार्केट शेयर परसेंटेज। न्यूमरेटर में क्या आएगा, यूएसए सेल्स मेजर फॉरवर्ड स्लैश टोटल सेल्स का ऑलरेडी बना हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एंटर कर दो, और इसका फॉर्मेट क्या कर देंगे। हाँ, तो मैंने वही बताया था, परसेंटेज दो काम करता है। जब फॉर्मेट परसेंटेज करते हैं, आपके फॉर्मूले को 100 से मल्टीप्लाई कर देता है, और एक परसेंटेज सिंबल भी ऐड कर देता है, वो ऑटोमेटिक करता है, ठीक है, मैनुअली करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो एक कार्ड बनाते हैं, यूएसए मार्केट, 92% यूएसए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है सेल्स, और देखो बाकी की 4 कंट्रीज सिर्फ 7 समथिंग 8% के आसपास। पाई चार्ट के तो वो अपने आप कैलकुलेट कर देगा, वो तो अपने आप परसेंटेज कैलकुलेट कर देगा, ठीक है, लेकिन मुझे सेपरेटली एक उसकी समरी दिखानी थी, ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, एक मेजर बना दिया उसका, ओके। तो ये आई थिंक यू गॉट सम अंडरस्टैंडिंग कैसे हम मेजर्स बनाते हैं, और मेजर्स बनाने का मेन पर्पस क्या होता है। जो कॉम्प्लिकेटेड केपीआईज होते हैं, एडवांस केपीआईज होते हैं, वो आप मेजर के थ्रू ही क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अगली चीज जो मुझे बतानी थी, एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे आपको बतानी है, वो है एसक्यूएल सर्वर कनेक्टिविटी विद एसक्यूएल सर्वर। कितने लोगों का एसक्यूएल हो गया है, आपका नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एसक्यूएल में थोड़ा बता देता हूँ, एसक्यूएल के अंदर भी हम डेटा स्टोर करते हैं जैसे एक्सेल के अंदर करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सेल सूटेबल नहीं है टू स्टोर द डेटा, बिकॉज उनका डेटा साइज बहुत ज्यादा होता है। तो ज्यादा सूटेबल सॉल्यूशन उनके लिए क्या है, एसक्यूएल। तो हमने एक्सेल से तो सीख लिया, एक्सेल से अगर डेटा इंपोर्ट करना है तो कैसे करेंगे, लेकिन अगर डेटा एसक्यूएल में स्टोर्ड है, सर्वर पे स्टोर्ड है, तो आप डेटा कैसे लेके आओगे पावर बीआई में, ठीक है। अब वो देखते हैं, कनेक्टिविटी विद एसक्यूएल सर्वर। तो मैं एसक्यूएल सर्वर पे लॉगिन कर लेता हूं, एंड डोंट वरी अगर आपको एसक्यूएल नहीं आता, बहुत सिंपल है, मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूंगा। ये एसक्यूएल सर्वर है जहां लॉन्च कर रहा हूं मैं, क्योंकि एसक्यूएल का पावर बीआई का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है।
बैकएंड के लिए एसक्यूएल यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में और फ्रंट एंड में पावर बीआई। So I'm logging into SQL Server. Just give me 1 minute. Connect. ओके तो मैं कोई भी टेबल आपको दिखा देता हूं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल यूज करता हूं। देखो मेरे पास एसक्यूएल में एक टेबल है जिसका नाम है सेल्स एलटी डॉट कस्टमर। ये टेबल है, ये टेबल कहां पर है? एसक्यूएल सर्वर पे, ठीक है, एक्सेल में नहीं। और ये जो टेबल है ये कौन से डेटाबेस में? एडवेंचर वर्क्स एलटी नाम के एक डेटाबेस है, उसके अंदर ये टेबल अवेलेबल है। अब लेट्स से ये मुझे पावर बीआई में चाहिए बिकॉज आई वांट टू डू डेटा एनालिसिस यूजिंग पावर बीआई, ठीक है, और डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पावर बीआई। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो पावर बीआई ओपन करते हैं। ब्लैंक रिपोर्ट। फिर से हम गेट डेटा में जाएंगे और गेट डेटा में आपके पास चूज करेंगे कौन सा ऑप्शन? एसक्यूएल सर्वर। अब वो आपसे पूछ रहा है सर्वर का नाम, तो जो भी सर्वर का नाम होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। हमारे सर्वर का नाम कहाँ से मिलेगा आपको? अगर जैसे आप एसक्यूएल में जा रहे हैं, थोड़ा ऊपर जाएंगे, आपको दिख रहा है ये लैपटॉप N7 समथिंग समथिंग समथिंग, सर्वर का नाम है। मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरे सर्वर का क्या नाम है, ये नेम के सामने जो लिखा है, राइट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और सर्वर का नाम शुरुआत में भी आता है जब आप लॉग इन करते हैं, कनेक्ट जब करते हैं, ठीक है। तो कहीं से भी आप सर्वर का नाम कॉपी कर लो, विंडोज जब आती है कनेक्ट करने वाली। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, ये मेरे सर्वर का नाम है, पावर बीआई में आया और मैं इसको यहाँ पे डाल, सर्वर का नाम। अब आ रहा है नीचे डेटाबेस का नाम। अब डेटाबेस का नाम ऑप्शनल है, वो मैं खाली छोड़ देता हूँ। और मैं डेटा कनेक्टिविटी मोड दो तरीके की होती है एसक्यूएल के साथ। एक्सेल के साथ एक ही होती है, इंपोर्ट मोड, लेकिन एसक्यूएल के साथ दो कनेक्टिविटी मोड है। फर्स्ट इज इंपोर्ट, सेकंड इज डायरेक्ट वेब। इंपोर्ट में क्या होता है? डेटा आपका डेटा सोर्स से इंपोर्ट हो जाता है पावर बीआई में, डेटा आ जाता है आपका, ठीक है। तो पहले हम इंपोर्ट मोड पे काम करते हैं। अभी एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करेगा। देखो जो भी एसक्यूएल सर्वर में मेरे डेटाबेस मैंने आपको दिखाए थे सारे अवेलेबल है, ठीक है। मेरी टेबल कौन से डेटाबेस में थी? एडवेंचर वर्क्स एलटी 2019 में थी। इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ और वो सारी टेबल दिख गई जो इसके अंदर है। मेरी टेबल का क्या नाम था? कस्टमर टेबल। ये रही, इसके साथ मुझे ये टेबल चाहिए, सेल्स एलटी डॉट कस्टमर। इसके सामने मैं चेक मार्क लगा देता, प्रीव्यू आ गया और लोड करता हूं। अभी एसक्यूएल सर्वर से डेटा आपका लोड कर रहा है पावर बीआई, एंड हियर इज योर डेटा सेल्स एलटी डॉट कस्टमर, जो सारे आपका टेबल व्यू में जाता हूं एंड द डेटा जो आपने मैंने आपको एसक्यूएल सर्वर पे दिखाया था, सेम डेटा, कस्टमर आईडी, नेम, स्टाइल, टाइटल, फर्स्ट नेम, वही आपका पावर बीआई में कस्टमर आईडी, नेम, स्टाइल, टाइटल एटसेट्रा। I hope it is clear. How will you import data from SQL Server? You just need a server name, and secondly, क्योंकि अगर आप कंपनी के सर्वर पे काम करेंगे तो आपको उसका एक्सेस भी होना चाहिए, तो यू रिक्वायर यूजर नेम एंड पासवर्ड एज वेल, ठीक है। मेरे केस में क्योंकि सर्वर मेरे कंप्यूटर पे है तो उसने मुझसे पासवर्ड नहीं मांगा। इसमें सफिक्स और मिडिल नेम बिल्कुल ही क्लियर कर दिया, उसमें डेटा लॉस नहीं होगा पावर बीआई इंपोर्ट करके। नहीं क्योंकि वो रन नल है ना। लेकिन कुछ वैल्यू, हाँ ये तो ऊपर से दिख रहा है ना, ये वैल्यू जी, जूनियर, पीएचडी, सीनियर, ये दिख रहा है। ये ऊपर की कुछ रोज है बस। इज दैट क्लियर? तो नल वैल्यू नहीं हटा देता, ब्लैंक सेल दिख रहे हैं ना, पावर क्वेरी में नल करके दिखाएगा, इसमें ऐसे ब्लैंक करके दिखा।
आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो इसको बोलते हैं हम इंपोर्ट मोड। अब की बार मैं दोबारा डेटा को लोड करूंगा, लेकिन अब की बार मैं यूज करूंगा डायरेक्ट क्वेरी मोड। अब डायरेक्ट क्वेरी का क्या फायदा होता है, लेट्स से, तो मैं इसको बंद कर देता हूं और फिर से मैं जाता हूं गेट डेटा पे, फिर से एसक्यूएल सर्वर चूज किया और मैं कर देता हूं सर्वर का नाम डाल दिया, और अब की बार मैं करता हूं डायरेक्ट क्वेरी। ठीक है, फिर से पूछ रहा है। ठीक है, हमारे डेटा टेबल का नाम था एडवेंचर वर्क्स, के अंदर गए और हमारी टेबल, उसी टेबल को यूज कर लेते हैं, इसके सामने चेक मार्क लगाया और फिर करते हैं लोड। तो दो टेबल आ जाएंगी। सेल्स एलटी डॉट कस्टमर टू जो है वो मैंने डायरेक्ट क्वेरी से लोड किया है। अब देख रहे हो सेकंड टेबल आ गई है, सेल्स एलटी डॉट कस्टमर टू क्यों दिखाता है, क्योंकि सेम टेबल है। अब डिफरेंस देखना आप, जब मैं सेल्स एलटी डॉट कस्टमर पे देख रहा हूँ तो डेटा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन जब मैं सेल्स एलटी डॉट कस्टमर टू करता हूँ देर इज नो डेटा। क्या मैसेज आ रहा है, दैट टेबल कैन नॉट बी शोन बिकॉज इट इज नॉट इन इंपोर्ट मोड। ये बस आपका एक डायरेक्ट कनेक्शन हो गया किसके साथ, एसक्यूएल सर्वर। डेटा वही है एसक्यूएल सर्वर, इंपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन क्या आप इसको यूज कर सकते हो, यस यू कैन यूज इट, जैसे नॉर्मली यूज करते हो। ये डायनेमिक है, यस क्यों, क्योंकि आपका बस कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है, वो स्टैटिक है, उसको मैन्युअली रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि वो इंपोर्ट मोड पे। सर्वर पे जो चेंज होता होगा वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो दिखता, लेटेस्ट डेटा दिखता रहेगा, नहीं उल्टा नहीं होता। ठीक है फ्रंट एंड से बैकएंड में थोड़ी बैकएंड से फ्रंट एंड भी आएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं। अब आप देख रहे हो पर डेटा नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं कोई विजुअल उसको देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ। मैं एक टेबल बनाता हूँ और सेकंड टेबल से डेटा यूज करता हूँ, सारे फील्ड दिख रहे हैं एज इट इज। मैं ले आता हूँ लेट्स से फर्स्ट नेम, सेकंड कुछ नहीं, मैं बस वहां से कोई कॉलम पिक करता हूँ चार्ट में। एक्सपेंड किया ना, टेबल तो आ ही रही है ना, डेटा नहीं दिखेगा आपको, रॉ डेटा नहीं दिखेगा क्योंकि डेटा वहां पे है, हेडर्स दिखेंगे, राइट। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पर और मैं कोई फील्ड ले लेता हूँ, लेट से मुझे देखना है कस्टमर आईडी, तो ड्रैग किया तो काउंट ऑफ कस्टमर आईडी आ गया। अब फर्स्ट नेम भी ले आता हूँ, देख रहे हो डेटा मैं एज इट इज देख पा रहा हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम, डेटा विजुअलाइजेशन कर पा रहा हूँ, एनालिसिस कर पा रहा हूँ। यस, एब्सोल्युटली। Is that clear to everyone? Plus, you will get the latest data all the time and relevant. Absolutely. तो आपका पावर बीआई की फाइल साइज बढ़ नहीं रही, ठीक है, क्योंकि डेटा एसक्यूएल सर्वर पे। आई होप डायरेक्ट कनेक्टिविटी मोड इज क्लियर टू एवरीवन। सो देयर आर टू मोड्स फॉर एसक्यूएल सर्वर, फर्स्ट इज इंपोर्ट एंड सेकंड इज डायरेक्ट क्वेरी। डायरेक्ट तो कंपनी के सर्वर को यूज करोगे तो आपको उसका वो यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करके देते हैं। ठीक है, करके देखते हैं। मैं जाता हूं ट्रांसफॉर्म डेटा पे, सेल्स एलटी डॉट कस्टमर यहाँ पे दिख रहा है, इज दैट क्लियर? सेकंड वाले पे ETL कर पाओगे आप? पावर बीआई के लिए रेलेवेंट, वहां के लिए कुछ रेलेवेंट नहीं, वहां के लिए तो ये सारा पावर बीआई तक ही लिमिटेड है सब कुछ। कर सकते हो, सर्वर पे कुछ नहीं हो रहा है, ये सब पावर बीआई के अंदर हो रहा है। ठीक है, ना पहले वाले में ना दूसरे वाले में। ठीक है, ये उसकी कॉपी बन रही है। ओके, सेकंड चीज, वापस आते हैं। अगर आपको एसक्यूएल आता है तो पावर बीआई के अंदर आप एसक्यूएल की कमांड भी लिख सकते हो। पावर बीआई एसक्यूएल सपोर्ट करता है कमांड, हाँ एक्सेल में भी करता है। तो पावर बीआई में अब जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें सारे कॉलम नहीं चाहिए। ठीक है, जब मैं इंपोर्ट करता हूं तो क्या होता है,
सारे कॉलम आ गए। लेट से मुझे कुछ ही कॉलम चाहिए तो मैं एसक्यूएल की कमांड लिख दूंगा कि जो जो मुझे कॉलम चाहिए मुझे वही इंपोर्ट करके दो। अभी बताता हूँ। तो अभी फिर से करते हैं। मैं जाता हूँ फिर से गेट डेटा, फिर से जाता हूँ एसक्यूएल सर्वर, सर्वर का नाम डाल दिया और नीचे ऑप्शन आ रहा है एडवांस ऑप्शंस एंड हेयर यू कैन टाइप योर क्वेरीज। एसक्यूएल अगर आपको आता है तो मैं डाल देता हूँ सेलेक्ट, मुझे चाहिए कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, बस दो ही कॉलम चाहिए। फ्रॉम हाइपर टेक्स्ट नहीं देगा, एडिटर नहीं है ना, तो ये आपको मिस्टेक्स नहीं बता। हाँ, तो ये मिस्टेक्स हाईलाइट नहीं करेगा बिकॉज दिस इज नॉट ए एसक्यूएल एडिटर। एडिटर में पेस्ट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एरर हैंडलिंग के लिए नहीं बना है, आपकी क्वेरी फुल प्रूफ है, एरर फ्री है, तब उसको डालना है, पेस्ट कर दो। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बिल्कुल सही है आपने सोचा। मुझे कौन कौन से चाहिए, सेलेक्ट कस्टमर आईडी, कॉमा, फर्स्ट नेम फ्रॉम सेल्स lt डॉट कस्टमर, अब देख रहे हो मिस्टेक पकड़ ली उसने, तो ये काम वहां पे नहीं हो पाता, ठीक है। तो सेल्स lt होना चाहिए। अब सिर्फ कस्टमर आईडी फर्स्ट नेम आ गए। इस क्वेरी को मैं कंट्रोल सी करता हूँ और पावर बीआई में जाके, ठीक है। अब इसके अंदर हम जाते हैं, मैं अभी डायरेक्ट क्वेरी में, वो इंपोर्ट में भी कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेरी में, दोनों में आप अपनी कमांड लिख सकते हो। अब जब भी आप क्वेरी लिखोगे, डेटाबेस का नाम मैंडेटरी, पहले ऑप्शनल था। आप देख रहे हो आपको क्या मैसेज आ रहा है, एक एरर आ रहा है डेटाबेस के सामने, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, एडवेंचर वर्क्स। इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और पावर बीआई में वापस गए और यहाँ पे हम अपने डेटाबेस का नाम करें। आगे वही दो कॉलम, इसको लोड कर लेते हैं। अब क्वेरी, आपकी टेबल का नाम क्या दिख रहा है, क्वेरी वन, क्योंकि मैंने क्वेरी लिख के डेटा को कनेक्ट किया है, ठीक है। क्वेरी वन पे जाता हूँ, डेटा कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेरी मोड पे हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ टेबल में और कुछ चार्ट बनाने की कोशिश करूँ, तो मैं क्वेरी को एक्सपेंड करता हूँ, कस्टमर आईडी को ले आया और कस्टमर फर्स्ट नेम को ले आया, आगे डेटा। पर आपके पास दो ही कॉलम दिख रहे हैं मेरे क्वेरी के अंदर, कस्टमर आईडी एंड फर्स्ट नेम। So you can write SQL queries in Power BI as well, ठीक है, if you want. I hope it is clear. और क्या क्या डेटा सोर्स हो सकते हैं, कभी कभी डेटा आपका CSV फाइल में होता है, तो CSV फाइल से कैसे डेटा इंपोर्ट करोगे, वो तो बड़ा आसान है। कनेक्टर कौन सा चूज करोगे, टेक्स्ट ऑब्लिक CS, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको CSV फॉर्मेट होना चाहिए। लेट्स सी मेरे पास कोई डेटा है CSV का, तो ये है एक मेरे पास डेटा जिसका नाम है olympics.csv, ठीक है। ओपन करते हैं, डेटा आ गया, लेकिन कुछ क्लीनिंग की जरूरत है। आप देख रहे हो ब्लैंक रोज कुछ है, तो लोड करता हूं, और डेटा आपका ओलंपिक्स का आ गया। तो ये डेटा किस फॉर्मेट में था, CSV फॉर्मेट। तो इज दैट क्लियर कैसे CSV फॉर्मेट से डेटा लोड करते हैं। और डेटा कहाँ हो सकता है, वेब पे हो सकता है। अगर वेब पे डेटा है तो वहां से भी आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, तो आपके पास उसका डायरेक्ट लिंक होना चाहिए डेटा सोर्स का, ठीक है। तो लेट मी शो यू। वर्ड में, वर्ड में डेटा को स्टोर थोड़ी करते हैं हम, नोटपैड में वो CSV फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ डेटा है, मैं ओपन करता हूं जो मेरा वेब पे अवेलेबल है, लेट मी शो यू। कोई मेरे पास डेटा है, हाँ, मेरा कुछ डेटा है जो मेरा वेब पे है, मैं उसको आपको दिखाता हूँ। github.com सबको पता होगा, एक वेबसाइट है जहाँ पे हम डेटा सेट स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो मेरी एक फाइल है, एक टेबल है जिसका नाम है products.csv, पर ये कहाँ पे है, github.com पे, ठीक है।
एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उसको, किसी ने रिमूव को नहीं कर। हाँ, अब ये डेटा है, ये प्रोडक्ट टेबल है मेरी कहां पर, githubuser.content.com वेबसाइट पे, ठीक है। और ये किस फॉर्मेट में है, CSV फॉर्मेट में। तो वेब पे है, तो सबसे पहले मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होगी इस डेटा को लोड करने के लिए, ठीक है। तो मैं जाता हूँ, गेट डेटा में गया, और मैं आपकी बात चूज करूंगा कौन सा ऑप्शन। अब मुझे URL मांग रहे हैं, मैं अपना URL यहाँ पेस्ट कर दूँ, ठीक है। ओके, आ गया डेटा, और इसको कर देते हैं लोड। आ गई प्रोडक्ट टेबल मेरी, जो मेरी वेब पे थी। इज दैट क्लियर? आपको URL चाहिए इन ऑर्डर टू यूज दैट डेटा। और डेटा कहाँ हो सकता है, गूगल ड्राइव पे हो सकता है, गूगल शीट में हो सकता है। तो लेट मी ओपन गूगल शीट, मैं कुछ वहां से डेटा आपको यूज करते हैं। तो गूगल शीट मेरे पास कुछ पड़ी हुई है मेरे ड्राइव पे, तो मैं देख लेता हूँ। एक टेबल है मेरे पास, छोटी सी टेबल है, पर डिम प्रोडक्ट। अब आपको पता होगा ये गूगल शीट का तो ऑटोमेटिकली URL अवेलेबल होता है, ठीक है। तो एक टेबल है जिसमें मेरा नाम है प्रोडक्ट टेबल, उस और ये उसका URL है गूगल शीट का, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ गूगल शीट के URL को, और हम जाते हैं गेट डेटा में। आपकी बात सर्च करते हैं, या तो वेब का यूज करेंगे या देखते हैं कोई डायरेक्ट ऑप्शन है हमारे पास कनेक्टर गूगल शीट का या नहीं। एक डायरेक्ट कनेक्टर अवेलेबल है गूगल शीट का, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट। वेब से भी हो जाएगा। वेब से भी ट्राई करेंगे, क्योंकि एक बार ट्राई कर लेते हैं गूगल शीट से, फिर एक बार वहां पर आ गया। हाँ, ओके, लोड। आ गया डेटा लेडा आपका जो वहां से आना था, प्रोडक्ट टेबल आ गई गूगल शीट्स, ठीक है। वेब से ट्राई करें, क्या वेब से जो काम करेगा, ये URL है क्योंकि गूगल शीट का URL डाला। ये ज्यादा टाइम लगा रहा है, उसमें जल्दी हो गया था। हैं, हैवी नहीं उसको, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्टर नहीं है ना, ऐसे आ रहा है, कुछ उल्टी चीजें दिखा दी उसने। फिर से ट्राई कर लेते हैं। ऐसे ही आएगा, ठीक दिखा रहा है वैसे तो, लेकिन अच्छा, एक बार और देखते हैं कि क्या टेबल 1 कैसे आ रहा है। हाँ, तो इतना एलिगेंट नहीं है, आई थिंक गूगल शीट का ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो ये हो गया। तो आप, आई होप इट इज क्लियर, जैसा कनेक्टर हो वैसा आप चूज कर लो, और इट विल बी एबल टू लोड दैट। आप पूछ रहे थे पीडीएफ में देखते हैं, तो पीडीएफ का ऑप्शन है या नहीं। तो आप मोर में जाते हैं, पीडीएफ, तो पीडीएफ से भी डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर, कैसे अलग अलग लिंक से आप डेटा लोड कर सकते हैं, अलग अलग सोर्सेज से। एक्सेल, CSV एंड SQL सर्वर, ये 3 सब, और वेब, 4 ऑप्शन ज्यादा। पीडीएफ बहुत रेयरली, क्योंकि डेटा स्टोर करने के लिए मैं पीडीएफ क्यों यूज करूँ। CSV क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि वो स्पेस कम लेती है, ठीक है। ओके, अगली चीज जो मुझे आपको बतानी थी, तो हमने देखा वेब के साथ कनेक्टिविटी, गूगल शीट के साथ देख लिया। अगली चीज जो बनाती थी मुझे, आपको का नाम है RLS।
व्हाट इज आरएलएस? रो लेवल सिक्योरिटी, ठीक है। पावर बीआई आपको रो लेवल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने में भी आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो रो लेवल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? हाइडिंग सम रोल्स, जिसको लिए जो डेटा रिस्पॉन्सिबल है उसको वही डेटा दिखाना है, एक्स्ट्रा डेटा हमें विजिबल नहीं कराना, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक फाइनेंशियल सैंपल पे आ जाते हैं, इसको मैं बंद कर दूं। तो फाइनेंशियल सैंपल को लोड करते हैं। गेट डेटा, और अपना जो डेटा यूज करते हैं नॉर्मली उसको फाइनेंशियल सैंपल। अब फाइनेंशियल सैंपल में मेरे पास कितनी कंट्रीज है, कोई बताएगा? हाउ मेनी कंट्रीज डू आई हैव? 5। कौन कौन सी? जर्मनी, मैक्सिको, कनाडा, फ्रांस, यूएसए, ठीक है। अब लेट्स से मेरे पास 5 सेल्स मैनेजर है, या टेरिटोरी मैनेजर बोल सकते हो। जो एक मैनेजर है, सेल्स मैनेजर, जो सिर्फ फ्रांस की सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। एक मेरे पास सेल्स मैनेजर है जो सिर्फ कनाडा की सेल्स के लिए सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक मैनेजर है जो मैक्सिको की सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे यूएसए के लिए भी सेल्स मैनेजर है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरी इस टेबल के अंदर 5 कंट्री का डेटा है, ठीक है। मैं चाहता हूं जो कनाडा वाला मैनेजर, सेल्स मैनेजर लॉग इन करके मेरी रिपोर्ट को देखे, उसको सिर्फ कनाडा का ही डेटा शो हो। फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, यूएस का डेटा उसको ना शो हो सेम रिपोर्ट के अंदर। जब मैक्सिको का वाला मैनेजर मेरी रिपोर्ट को देखे, उसको सिर्फ मैक्सिको का डेटा शो होना चाहिए, बाकी के रेस्ट ऑफ द डेटा उसको नहीं शो होना चाहिए। रिपोर्ट इज सेम, लेकिन जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ वही डेटा उसको शो होना चाहिए, रेस्ट ऑफ द डेटा उसको शो नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं आरएलएस। मतलब कनाडा वाले मैनेजर के लिए मुझे ये सारी रोज हाइड करनी है जो बिलोंग करती है फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स से, ठीक है। फ्रांस वाले के लिए मुझे बाकी की रोज हाइड करनी है, सिर्फ कौन सी विजिबल करानी है? फ्रांस वाली रोज विजिबल करानी है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? रो लेवल सिक्योरिटी, आरएलएस, ठीक है। तो आरएलएस इंप्लीमेंट करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा सबसे पहले रोल्स, ठीक है। तो आप रोल कैसे क्रिएट करते हैं? रोल्स आप कर सकते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर क्रिएट, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सी मैं रोल कैसे क्रिएट करता हूं। तो होम पे गया। ओके, मैं कुछ एक रिपोर्ट भी बना लेता हूं ताकि आप देख सको। एक टेबल बना लेते हैं। मैं एक सिंपल सी रिपोर्ट क्रिएट कर रहा हूं, और मैं कंट्री को डाल देता हूं, सेगमेंट को डाल देता हूं, सेल्स को डाल देता हूं, और यूनिट सोल्ड, और थोड़ा आपको डेटा बढ़ा। तो ये रिपोर्ट बनाई है जिसमें सेल्स आ रही है और यूनिट सोल्ड आ रही है सारी कंट्रीज की, और एक कार्ड भी बना लेते हैं ऊपर छोटा सा, जो हेडिंग होगी। और कार्ड में मैं डाल देता हूं, इसको थोड़ा नीचे, कार्ड में मैं डाल देता हूं कंट्री। अब ये फ्रांस दिखा रहा है। फ्रांस क्यों दिखा रहा है ये? क्योंकि वो एफ से स्टार्ट होता है। तो ये मैंने रिपोर्ट बनाई है। अब मैं चाहता हूं जब भी कोई यूजर करेगा, फ्रांस वाला यूजर लॉगिन करेगा, उसको बस फ्रांस का डेटा दिखेगा। इस रिपोर्ट में जर्मनी का हट जाएगा, कनाडा का हट जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले रोल बनाते हैं। रोल कैसे बनाएंगे? हम जाएंगे मॉडलिंग में। अंडर मॉडलिंग आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जिसका नाम है मैनेज रोल्स। सिक्योरिटी टैब के अंदर एक ऑप्शन है जिसका नाम है मैनेज रोल्स। मैनेज रोल पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन आ गया, क्रिएट न्यू सिक्योरिटी रोल्स एंड यूज फिल्टर्स टू डिफाइन न्यू रोल डेटा लेवल रेस्ट्रिक्शन। तो मैं इस पे करता हूँ न्यू रोल, और इस रोल का नाम मैं कर देता हूँ लेट्स से कनाडा, ठीक है। सेलेक्ट टेबल, टेबल सेलेक्टेड है, और मैं इसमें फिल्टर ऐड करता हूँ।
और मैं फिल्टर इसमें ऑन कर देता हूँ, कंट्री इज इक्वल्स टू कैनेडा। मैंने रूल बना दिया कंट्री इज इक्वल टू कैनेडा, और ये क्या है, फिल्टर डेटा कर देगा। ठीक है, फिर से एक नया रोल बना लेते हैं, इसको कर लेते हैं मैक्सिको। इसमें भी एक नया कॉलम ऐड कर देते हैं, इसको कर देते हैं कंट्री इज इक्वल्स टू, तो कनाडा के अंदर ये आ गया, मैक्सिको के अंदर इसको कर देते हैं सेव। सक्सेसफुली अप्लाइड रोल चेंजेस, क्लोज। तो रोल क्रिएट कर लिया मैंने। अब रोल को टेस्ट करने का भी एक मैकेनिज्म है पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। तो रोल को टेस्ट कैसे करेंगे, मैनेज रोल के बगल में एक ऑप्शन है जिसका नाम है व्यू एज। तो मैं व्यू एज पे क्लिक करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कनाडा वाले यूजर को का रोल सेलेक्ट किया और ओके करता हूँ। मेरी रिपोर्ट में किसका डेटा दिख रहा है, कनाडा कार्ड। हाँ, कनाडा, और कार्ड में भी क्या दिख रहा है, कनाडा। रॉ डेटा में क्या लगता है, किस किस कौन सा डेटा दिख रहा होगा, सब खारी कंट्री का या कनाडा का, पूरा दिख रहा होगा। हम्म, आप रॉ डेटा में भी जाओगे, वहां पे भी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है सिर्फ कनाडा के अलावा। ठीक है, वापस आते हैं, मैं करता हूँ स्टॉप व्यूइंग, फिर से करता हूँ व्यू एज। अब की बार मैक्सिको आईडी से लॉगिन करता हूँ। ओके, किसका डेटा आ रहा है, हम्म, अभी अब उस पे नहीं आया। अभी हम बस क्या कर रहे हैं, रोल क्रिएट कर रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। सो फार कितना क्लियर है। ठीक है, रोल हम कहाँ पे क्रिएट करते हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप, एंड साइन इन होगा पावर बीआई सर्विस, सर्विस सर्विस। तो हमेशा याद रखना, आरएलएस दो स्टेजेस में इंप्लीमेंट होता है। यस, रोल्स आर क्रिएटेड इन पावर बीआई डेस्कटॉप, बट roles are or RLS is implemented in Power BI service। ठीक है, दो स्टेजेस में होगा। तो हमने रोल बना लिए, अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप में अपने डाउनलोड फोल्डर में डाल देता हूँ, और ये कर लेते हैं RLS, आज है 1 जून। सेव हो गया। अब मुझे क्या करना है, पब्लिश करना है, ताकि ये रिपोर्ट कहाँ चली जाए, पावर बीआई सर्विस पे। तो मैं कौन से आईडी से हूँ, यही कर लेते हैं। तो सॉरी, अब होम पे गया, और होम पे मेरे पास बटन है जिसका नाम क्या है, पब्लिश। मैं अपना वर्क स्पेस चूज कर सकता हूँ। लेट से मैं एक वर्क स्पेस चूज कर लेता हूँ, कौन सा, माई वर्क स्पेस। टाइम लगा रहा है। इन द मीन टाइम मैं लॉगिन भी कर लेता हूँ पावर बीआई सर्विस में। आ गया सक्सेस, इसको गॉट इट कर देते हैं। पावर बीआई सर्विस में आ गए, माई वर्क स्पेस में जाएंगे, और इसको मैं रिफ्रेश देखता हूँ। आ गया RLS 1 जून, इसको ओपन करते हैं, वही रिपोर्ट है। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। इंप्लीमेंट करने के लिए आप यूज करेंगे डेटा को। ठीक है,
जब भी आप अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं तो डेटा सेट भी ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाता है, जिसको किस नाम से दिखता है, वो सिमेंटिक मॉडल। तो आरएलएस के डेटा सेट में जाऊंगा, इस मोर ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा, अंडर मोर ऑप्शंस में जाऊंगा सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी में दो रोल जो मैंने बनाए थे दिख रहे हैं दोनों, कनाडा और मैक्सिको, उसके सामने 0 दिख रहा है, मतलब अभी 0 मेंबर्स आर असाइन, कोई मेंबर मैंने इस रोल में असाइन नहीं किया। अब लेट से कोई जिस भी कनाडा का जो मैनेजर है उसका ईमेल आईडी मैं लूंगा, लेट से उसका जो भी ईमेल आईडी यहाँ टाइप करूंगा, और यहाँ पे बटन आ रहा है जिसका नाम क्या है, ऐड। ऐड कर दोगे तो उसको कौन सा रोल असाइन हो जाएगा, कनाडा वाला रोल असाइन। फिर मैक्सिको सेलेक्ट करूंगा, मैक्सिको वाले मैनेजर को, यूजर्स को मैं इस पे डालूंगा, उसका ईमेल आईडी डालूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा ऐड, तो यहाँ पे वो उसको कौन सा रोल असाइन हो जाएगा, मैक्सिको। दैट इज हाउ रोल्स आर इम्प्लीमेंटेड। नाम नहीं, ईमेल आईडी। मैक्सिको देख सकते हैं। तो अब क्या होगा, हाँ, एक्सेस रोल को रोल असाइन कर रहे हो, तो अब जो कनाडा वाला मैनेजर अपने पावर बीआई सर्विस में अपने आईडी से लॉगिन करेगा, तो मेरी रिपोर्ट में सिर्फ उसको किसका डेटा दिखेगा, मैक्सिको का ही दिखेगा। कनाडा वाले आईडी मैनेजर जब अपने पावर बीआई सर्विस में अपने आईडी से लॉगिन करेगा और मेरी रिपोर्ट को देगा, उसको सिर्फ कनाडा का डेटा शो होगा। सेम रिपोर्ट, एक से ज्यादा आईडी मतलब, अच्छा, तो मान लीजिए आप जैसे कनाडा है और मैक्सिको, आप चाहते हो उनके बॉस के लिए एक आईडी बनाना चाहते हो ताकि वो कनाडा और मैक्सिको दोनों का डेटा देख पाए, तो आपको एक अलग रोल बनाना है उसके, उनके बॉस के लिए, करेक्ट। कितने भी ऐड कर सकते हो। अभी देख लो ना, 0 दिख रहा है, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 कर दोगे 3 का 2 3 आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट मेंबर्स ऐड कितने होंगे वो दिखता जाएगा, ठीक है। पर मेरा क्वेश्चन क्या था, मुझे मुझे लगा कि आप पूछ रहे हो उनके बॉस के लिए एक आईडी बनाना चाहते हो जहाँ पे वो कनाडा और मैक्सिको दोनों का डेटा देख पाए, सुपर यूजर बोल सकते हो, अलग रोल क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं, दोनों का सेंस नहीं बनता, राइट, क्योंकि उसको एक बार में तो एक ही डेटा दिखेगा ना। पर आपको उसको क्या करना है, उसका एक नया रोल बनाना है, और उसमें जो रूल फ्रेम करना है उसके अंदर दोनों होने चाहिए, ठीक है, कनाडा और मैक्सिको दोनों, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। इसको हम बोलते हैं आरएलएस, जो हम पावर बीआई में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज ओके। सो आई थिंक हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं पावर बीआई में। अब आपका एक ही चीज रह गया है, प्रोजेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन, राइट। तो मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया था, तो हो गया आप लोगों से, वो ट्राई किया आप लोगों ने, अभी नहीं किया, ठीक है। तो आप एक काम करो, आपके पास पूरा 1 हफ्ता आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है, यू हैव 1 वीक, तो मैं अगली क्लास में उसको डेमोन्स्ट्रेट करूँ। तो जितने भी मैंने आपको असाइनमेंट दिए हैं आप उनको ट्राई कर लो, ठीक है, और ब्रिंग ऑल द डाउट्स इन द नेक्स्ट सेशन, उसको अगले सेशन को लास्ट कर लेते हैं। सर पावर बीआई की क्लास खत्म हो गई, मतलब पूरा कोर्स हो गया? हाँ, टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, बस एक चीज रह गई है जिसका नाम है प्रोजेक्ट। अच्छा, बाकी सारे कवर हो गए ना, जो 13 बाकी चैप्टर सारे थे? बाकी सारे टॉपिक कवर हो गए। अच्छा, पूरे 13 के 13 ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक। अगली क्लास में नहीं तो देखो, अभी एक हमें बज रहा है 1:15। इफ यू वांट आई कैन गिव द डेमोन्स्ट्रेशन राइट नाउ एज वेल ऑन प्रोजेक्ट, ठीक है। नहीं अगर सर, मैं नहीं सर, आज नेक्स्ट भी टाइम कर कर सकता, लें, क्योंकि सर हम ट्राई करना चाहते हैं कि अगर कोई इशू कंसर्न्स होंगे तो आपसे नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं। ऐसा कर लो, आई एम फाइन विद बोथ, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना। तो अगर आप चाहते हो मैं आज भी कर सकता हूँ, लेकिन आप मोस्ट ऑफ यू आप करोगे आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट में, ठीक है, ताकि टाइम मिल जाए थोड़ा सा, राइट। तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता हूँ। तो उसको हम एक काम करेंगे, डाउट सेशन प्लस प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट मेंटोरिंग ले लेंगे उसको। टाइम 2 पे चाहिए, उसके बाद भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है मैं क्वेश्चन एंटरटेन नहीं करूंगा, कोर्स खत्म होने के बाद भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर इसके इंटरव्यू क्वेश्चन मिल सकते हैं? हाँ, इंटरव्यू क्वेश्चन देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट नहीं है,
ठीक है। तो लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ जो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो आजकल ये वाले जो मैंने आज आज चीज डिस्कस करी है, YTD कैलकुलेशंस, ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वाई हाँ, तो YTD का आपको आना चाहिए। ठीक है, दूसरा, डेटा मॉडलिंग में मैंने आपको बताया था कार्डिनैलिटी क्या होती है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 तरह की कार्डिनैलिटी होती है, कोई बताएगा मुझे कौन कौन सी? 1 to 1, 1 to many, many to many। तो वो आपको, तो कार्डिनैलिटी आपको पता होना चाहिए। 1 to 1 क्या होता है, 1 to many क्या होता है, many to many क्या होता है। सेकंड चीज, रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, एक टेबल की प्राइमरी की, दूसरी टेबल की फॉरेन। क्या 2 फॉरेन की को यूज करके रिलेशनशिप बना सकते हो? 2 प्राइमरी की को यूज करके बना सकते हो? एक टेबल की प्राइमरी की, दूसरी टेबल की फॉरेन की होनी चाहिए। ठीक है, देन क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन क्या होता है? क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन डेटा मॉडलिंग के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया था ना, जब डेटा मॉडलिंग पढ़ाया था। एक तो कार्डिनैलिटी था और एक था क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन। तो उसमें 2 ऑप्शन देखे थे हमने, सिंगल एंड बोथ। सिंगल कब यूज करना चाहिए, बोथ कब यूज करना चाहिए? क्या क्या टॉपिक मैंने बोले अभी तक, लेट्स ट्राई टू सी। पहले मैंने बोला आपको YTD कैलकुलेशंस, कार्डिनैलिटी, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन। क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन 2 तरह की होती है, सिंगल एंड बोथ। सिंगल का मतलब एक ही डायरेक्शन में फिल्टरिंग कर सकते हो, और बोथ का मतलब है दोनों डायरेक्शंस में फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, सिंगल कब करना रखना चाहिए? जब एक टेबल में सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा हो और दूसरी टेबल में सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा हो। लेकिन अगर मिक्स हो तो बोथ रखना चाहिए। क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन हो गया। ठीक है, बाकी विजुअलाइजेशन सब लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो उस पे मैं नहीं जा रहा हूँ कि कब क्लस्टर कॉलम चार्ट बनाना चाहिए, कब बार चार्ट बनाना चाहिए, कब पाई चार्ट बनाना चाहिए। तो ये सब आपको आंसर करना आना चाहिए कि क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में और स्टैक्ड कॉलम चार्ट में क्या डिफरेंस है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लस्टर में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बार्स होती है, और स्टैक में क्या होता है, स्टैकिंग होती है, एक के ऊपर एक स्टैकिंग। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन सब लोग कर लेते हैं, तो उससे भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, अगर 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखना है तो कौन सा चार्ट बनाएंगे? हैं? 2 वेरिएबल्स के बीच में मुझे रिलेशनशिप देखना है, और ये इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन है। हर डेटा एनालिटिक्स के किसी कोई भी टूल यूज करोगे वहां पे ये क्वेश्चन आना ही आता है। नो, स्टार स्कीमा तो मॉडल का डायग्राम का नाम है। नो, इफ यू वांट टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स मतलब 2 नंबर्स, 2 KPI, 2 मैट्रिक, अगर देखना हो तो कौन सा चार्ट बनाओगे? 2 वाई एक्सिस। नो, बताइए, एक भी नहीं बता रहा कुछ। एक ही एनिमेटेड चार्ट है पावर BI में, स्कैटर चार्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों एक्सिस पे नंबर होता है। ठीक है, और उसको यूज करके एक ही चार्ट बनता है, वो है स्कैटर चार्ट। Which chart will you create if you want to show the proportion or percentages of the categories? पाई या डोनट। कंपैरिजन करने के लिए कौन सा चार्ट बनाओगे? बार, कॉलम। ट्रेंड शो करने के लिए लाइन, एरिया, रिबन। ठीक है, समरी के लिए क्या यूज करोगे, क्या क्या यूज कर सकते हो? कार्ड्स, गेजेस। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। विजुअलाइजेशन हो गया हमारा, डेटा मॉडलिंग, पावर क्वेरी। तो पावर क्वेरी डेटा क्लीनिंग मैंने बताया था कि आप डेटा क्वालिटी कैसे चेक करोगे, क्या ऑप्शन यूज कर सकते हो डेटा क्वालिटी चेक करने के लिए? नहीं, डेटा क्वालिटी चेक करने के लिए कौन से ऑप्शन यूज करोगे? हाँ, क्या नाम थे उनके? टिप पे होना चाहिए, इंटरव्यू में ऐसे पूछेगा तो।
कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन था एक, कॉलम क्वालिटी था, और एक और था, ये कॉलम 3 ऑप्शन दिखाए थे ना मैंने आपको, तो वो 3 कॉलम आपको 3 ऑप्शन यूज करने हैं, ठीक है। व्हाट इज ए कंडीशनल कॉलम? कंडीशन के बेस पे नया कॉलम ऐड करना, ठीक है। अच्छा, डैक्स में जो सारी चीजें मैंने कराई हैं वो टिप्पणी, स्पेशली इफ एल्स लिखना आना चाहिए, कंडीशन के बेसिस पे डैक्स लिखना आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेटेड कॉलम बनाना आना चाहिए कंडीशन के बेसिस पे। नेस्टेड इफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार यूज होता है। कैलकुलेट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। सर हाँ जी बोलिए। ये सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे या मैनुअल भी करा के देख सकते हैं? मैनुअल भी करा के देख सकते हैं, अच्छा। ठीक है। मैनुअल में क्या होगा, वो आपको एक डेटा दे देंगे और आपको रिक्वायरमेंट दे देंगे कि इन क्वेश्चंस को आंसर करो। जैसे मैंने असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन देता हूँ, वैसे ही आपको वही क्वेश्चन दिए जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन दे देंगे, आपको दे देंगे 1 घंटा आपके पास है, ये रहा डेटा आपका। डेटा अनसीन डेटा होगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा, और वो बोल देंगे कि अब आप ये एनालिसिस करके देखो, ठीक है। कर दिया तो इसलिए 2 राउंड होते हैं मोस्टली। एक होता है आपका थ्योरेटिकल राउंड, और फिर होता है प्रैक्टिकल जिसमें करा के देखेंगे आप, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरव्यू होता है, कोई ज्यादा बड़ा मुश्किल इंटरव्यू तो नहीं लगता मुझे। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग भी एक्सपर्ट हो गए हो। हाँ देखो, फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो थोड़ा लगता है, ठीक है, लेकिन आ, अगर 2-3 महीने और स्पेंड कर दोगे इस पे तो आप ग्रेस्प कर लोगे। ज्यादा इसको टाइम नहीं चाहिए पावर के। अगर आपको पाइथन, हाँ पावर पाइथन में मान सकता हूँ, कम से कम 6 to 1 ईयर चाहिए ग्रेस्प करने में। इसको मुश्किल से 1 महीना तो आपको सीखते हुए हो गया होगा, पावर भी है 1-1.5 महीना हो गया हो, 1.5 महीना और लगा दो इस पे आप प्रैक्टिस के लिए। 3 months इज सफिशिएंट फॉर पावर भी। नहीं देखो, टैबलू भी बहुत अच्छा टूल है, मैं उसको नहीं बोल सकता। टैबलू इज द फर्स्ट टूल दैट रेवोल्यूशनाइज दिस इंडस्ट्री, ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। उससे पहले एक ही टूल था हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इतना इतना डिफिकल्ट है उस पर काम करना, राइट। उसने, टैबलू ने इस इंडस्ट्री में सबसे पहले इनोवेशन किया है, ऐसा टूल बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट ने तो कॉपी किया है टैबलू का पूरा, आराम से। और दूसरा कोई भी सीख, ऐसे तो बहुत सारे अवेलेबल है। जैसे आप एक्सेंचर में जाओगे तो वहां यूज करते हैं वो क्लिक व्यू, ठीक है। वो पावर बीआई टैबलू नहीं, वो क्लिक व्यू यूज करते हैं। पर अगर आप पावर बीआई सीख गए, टैबलू सीख गए, तो क्लिक व्यू आप आराम से सीख जाओगे, क्योंकि टूल तो काम एक ही जैसा है, बस थोड़ा आपको दिखना पड़ेगा दोनों में डिफरेंस क्या है इंटरफेस का। टैबलू पावर भी होता है, राइट। अच्छा, इसमें कुछ और ऑप्शन दिखाऊं, अभी टाइम है ना हमारे पास, ठीक है। ऑल्दो ये कोर्स का पार्ट नहीं है, बट आप टैबलू पावर बीआई को यूज करके फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं, ओके। फोरकास्टिंग कर सकते हो, ठीक है। ऑल्दो फोरकास्टिंग एक मशीन लर्निंग का टॉपिक है, ठीक है, लेकिन पावर बीआई के अंदर, हाँ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का के लिए बना नहीं है, ठीक है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है। जो मशीन लर्निंग का एक बहुत बड़ा फील्ड आता है जिसमें प्रिडिक्शन ही करते हैं, ठीक है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ एल्गोरिथम्स है, ठीक है। लेकिन पावर बीआई के अंदर मशीन लर्निंग का एक सिंपल सा 2-3 फीचर सपोर्ट करता है पावर बीआई। कौन कौन से? एक तो वो सपोर्ट करता है फोरकास्टिंग, ठीक है, और दूसरा वो क्लस्टरिंग भी सपोर्ट करता है, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप फोरकास्टिंग कर सकते हो पावर बीआई के अंदर विदाउट राइटिंग एनी कोड। किसी भी मैट्रिक को आप फोरकास्ट कर सकते हो। तो जैसे बहुत टॉपिक्स होते हैं मशीन लर्निंग के लिए, पर ये 2 चीजें पावर बीआई के अंदर इनबिल्ट है। यू वांट टू सी कैसे फोरकास्टिंग कर सकते हैं? तो फोरकास्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको बनाना है लाइन चार्ट, ठीक है।
तो मैं लाइन चार्ट बनाता हूँ। एक्सेल भी होता है फोरकास्टिंग, नहीं होता है? हाँ, आप देख रहे हो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन आ रहा है जिसका नाम है एक मैग्नीफाइंग ग्लास। इसको हम बोलते हैं एनालिटिक्स ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें क्या छुपा हुआ है? कुछ लिखा नहीं है टॉपिक, इसमें लिखा है ऐड फर्दर एनालिसिस, दैट्स ऑल। लेकिन इसके अंदर जाएंगे आप, बहुत चीजें मिल जाएंगी आपको। तो पहले मैं डेटा ऐड करता हूँ। लेट से मैं देखना चाहता हूँ, ट्रेंड देखना चाहता हूँ, लेट से डेट को ही डाल देता हूँ। ठीक है, और सेल्स प्रोवाइड, और मैं इसको कहता हूँ पूरा डेट को। तो ये क्या है? ट्रेंड है, एक लाइन चार्ट है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है मेरा डेटा? सितंबर 2013 से लेके दिसंबर 2014 तक डेटा एक्चुअल मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं देखना चाहता हूँ आगे क्या सेल्स होने वाली है। तो मैं एनालिटिक्स ऑप्शन में जाऊंगा और देख रहे हो सारे ऑप्शंस आगे। क्या क्या ऑप्शंस है? कुछ अच्छे फीचर्स हैं, जैसे आप ट्रेंड लाइन ऐड कर सकते हैं। और नीचे आप जाएंगे, एक ऑप्शन आ रहा है जिसका नाम है फोरकास्ट। इसको स्विच ऑन करना है बस। स्विच ऑन करते ही आपका एक शेडेड एरिया आ गया। ठीक है, ये आपका क्या है? फोरकास्ट है, फ्यूचर में क्या सेल्स होने वाली है। इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो फोरकास्ट लेंथ क्या है? 10। ठीक है, 10 पॉइंट्स। मैं यहाँ पे अपनी लेंथ चेंज कर सकता हूँ, यूनिट चूज कर सकता हूँ। मुझे करना है लेट से नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, मंथ चूज कर लिया और यहाँ पे फोरकास्ट लेंथ कर देता हूँ 3। इग्नोर लास्ट मंथ कर देता हूँ 1 और इसको करते हैं अप्लाई। ये देख रहे हो आपका जो शेडेड एरिया, ये क्या है? फोरकास्ट है। तो देखो, जब भी आई थिंक अगर आप एमएल आपने लिया हुआ है तो इन एल्गोरिथम्स को पढ़ाया जाता है। जब भी ये एल्गोरिथम्स यूज करके हम फोरकास्टिंग करते हैं तो 2 पॉइंट के बेस पे फोरकास्ट होता है। पहला होता है ट्रेंड और सेकंड होता है सीजनैलिटी। ठीक है, ट्रेंड क्या होता है कि पास्ट डेटा में ट्रेंड क्या चल रहा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो वो ढूंढता है पास्ट डेटा में कैसा ट्रेंड है और फिर उसको यूज करता है फोरकास्टिंग के लिए। सेकंड फैक्टर होता है सीजनैलिटी। अब सीजनैलिटी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, और 12 मंथ का अगर मैं सेल्स का डेटा देखूंगा तो हमेशा आप देखोगे अक्टूबर नवंबर के महीने में सेल्स ऑन द हायर साइड होती है, दिवाली के टाइम होता है। और आप देखोगे कि एवरी ईयर अक्टूबर नवंबर में सेल्स ऑन द हायर साइड है। ठीक है, अब हर 12 महीने के साइकिल में हमें देख रहे हैं। अगर पिछले 20 साल का डेटा भी देखूंगा, रिपीटेटिव पैटर्न, इसको बोलते हैं सीजनैलिटी। हम्म हम्म। ये पॉइंट कुछ नहीं है, इसका मतलब ए कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। इसको मैं करता हूँ सीजनैलिटी पॉइंट्स, इंक्रीज कर सकते हो, राइट। अभी उसने क्या 1 पॉइंट को यूज किया है। अब ये 1 पॉइंट कैसे यूज किया डेटा को, ये एल्गोरिथम जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। हाँ, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपना फोरकास्ट लेंथ करना है, चूज करना है। ठीक है, कितना फोरकास्ट चाहिए। एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। अब ये ऑटोमेटिक क्यों है? क्या ये पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट ने कोई फोरकास्टिंग करने का टेक्निक यूज किया हुआ है? नो। ये मार्केट में बहुत सारे हमारे एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं। फोरकास्टिंग करने का एल्गोरिथम है जिसका नाम है नहीं, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग। ये एक एल्गोरिथम यूज करता है पावर बीआई इन द बैकग्राउंड। ये उसको बस डेटा फीड कर रहा है। ठीक है, ये क्या ही एल्गोरिथम है, किस काम के लिए होता है ये? फॉर फोरकास्टिंग। जनरली इसको कहाँ यूज करते हैं? फोरकास्टिंग में यूज। ठीक है, तो उसको बस डेटा फीड करता है। सारा काम कर कौन रहा है? एल्गोरिथम कर रहा है। यस, सब वहां पे फोरकास्टिंग में एक्सपोन क्या एक ही अवेलेबल है मार्केट में? बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं। एक एरिमा नाम से भी बहुत सेकंड मोस्ट पॉपुलर है, एरीमैक्स नाम से भी एक पॉपुलर है। 3 सबसे ज्यादा पॉपुलर है टेक्निक फोरकास्टिंग करने की, एरिमा, एरीमैक्स एंड एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग। हम्म, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी कौन सा यूज कर रही है। आप एरिमा से भी कर सकते हो, एरीमैक्स से भी कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग से भी कर सकते हो, बहुत सारे। ठीक है, अब ये
एल्गोरिथम कैसे काम करता है, ये मशीन लर्निंग के टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप उसके समझोगे कि इसको कैसे सीजनैलिटी कैलकुलेट, उसकी कैलकुलेशन क्या है, ट्रेंड को कैसे कैलकुलेट करता है, उसकी कैलकुलेशन क्या है, ठीक है, वो बैकग्राउंड में करता है। ठीक है, पावर बीआई में हम क्या कर रहे हैं, बस इसको यूज करना सीख रहे हैं। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप आपका फोरकास्टिंग। अब एक और चीज आ रही है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब ये भी मशीन लर्निंग का टॉपिक है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। ये क्लियर है सबको? हाँ हाँ, कॉन्फिडेंस इंटरवल। अच्छा ये चलो स्टैटिस्टिक्स आता है आपको? स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है सब लोगों ने, 12th क्लास में पढ़ा होगा। अभी तो याद नहीं सर इतना। याद नहीं है? आप बताइए, आई थिंक यू नो। फाइव परसेंट एरर। नहीं, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरे प्रिडिक्शन में 5% एरर की गुंजाइश है। ठीक है, क्योंकि हर जब भी हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, देखो वो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है, इट इज नथिंग बट एक प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं आपको। ठीक है, स्कोर बता रहे हैं कि मान लीजिए कल बारिश होने वाली है, मैं बोलूंगा देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी दैट टुमारो विल बी ए हॉट डे। करेक्ट, ये मैंने प्रिडिक्शन कर दिया कल के लिए। ये क्या है, मैंने पास्ट डेटा को ऑर्गेनाइज देखा कि मई के महीने में गर्मी होती है, तो मैंने कर दिया प्रेडिक्शन कल गर्मी होने वाली है। पर क्या कल बारिश हो सकती है? हो भी सकती है, हो सकती है। करेक्ट, मतलब कोई 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकता। तो 95% का मतलब है कि मैं जो प्रिडिक्ट करूंगा देर इज ए 5% एरर की पॉसिबिलिटी है उसमें, 5% एरर। ठीक है, तो जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं वो कॉन्फिडेंस इंटरवल को यूज करके प्रिडिक्ट। ठीक है जी, तो ये बताता है कि कितना एरर के गुंजाइश है। ठीक है, दैट्स ऑल। तो यू सी दिस इज वे यू कैन डू द फोरकास्टिंग, जस्ट यूज स्विच ऑन दिस ऑप्शन और आपका फोरकास्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसी तरह आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे ट्रेंड लाइन ऐड करना है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ट्रेंड लाइन ऐड कर सकते हैं। तो आपका ट्रेंड लाइन ऐड हो गया। ठीक है, आप एवरेज लाइन ऐड करना चाहते हैं तो एवरेज लाइन ऐड कर सकते हैं। एक एवरेज लाइन ऐड होगी, इसको ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ। ये क्या है, एक एवरेज लाइन ऐड होगी चार्ट। ठीक है, आप मैक्स लाइन, मिन लाइन ऐड कर सकते हो। कांस्टेंट लाइन क्या होती है? टारगेट। मान लीजिए आपको एक टारगेट मिला हुआ है, आप उसको ये लाइन ऐड करना, एक रेफरेंस लाइन ऐड करना चाहते हो चार्ट में। तो मैं मान लीजिए मुझे वाई एक्सिस को यूज करके टारगेट लाइन, इसको हटा देता हूँ पहले एवरेज को। तो लेट्स से मेरा सेल्स क्या चल रहा है, लेट्स से मेरा जो टारगेट है वो 15 मिलियन है। तो मैं 15 मिलियन को एक टारगेट लाइन ऐड करना चाहता हूँ, कैसे करूंगा? वाई एक्सिस कांस्टेंट लाइन पे जाऊंगा और ऐड लाइन, और यहाँ पे वैल्यू टाइप कर दूंगा 15 मिलियन। कितने जीरो? 6 जीरो। एक लाइन आ गई 15 मिलियन के पास। अब इसकी लेबलिंग भी कर देता हूँ। ये मैंने लाइन कर दी, इसको मैं कर देता हूँ रेड, और डॉश डैश की जगह कर देता हूँ सॉलिड। एक सॉलिड लाइन कर दी, विड्थ की थोड़ा थिक कर देता हूँ, और पोजीशन इन फ्रंट, शेड एरिया, डेटा लेबल ऐड कर देते हैं। तो डेटा 15 मिलियन वाला आ गया। इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो आप। ठीक है, डिस्प्ले यूनिट मिलियन दिखाना है, मैं करता हूँ मिलियन में कर दो इसको, तो मिलियन में आ गया ये। ठीक है, और डेसिमल प्लेसेस 0 कर देते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, ओके, और डिस्प्ले यूनिट में जाके देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। लेबल में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डेट स्टाइल कर देते हैं बोथ, तो नाम भी आ गया, टारगेट उसके बगल में वैल्यू। ठीक है, एक चीज और देख रहा था, साइज इंक्रीज करने का नहीं है क्या ऑप्शन? ट्रांसपेरेंसी, टारगेट,
सॉलिड। ठीक है, यही ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप देखो आपका टारगेट भी यहाँ पे एक लाइन ऐड होगी जो आपके चार्ट पे दिख रही है। तो ये आप टारगेट लाइन ऐड कर सकते हो, अपने एवरेज लाइन ऐड कर सकते हो, मिन लाइन ऐड कर सकते हो, मैक्स लाइन ऐड कर सकते हो, आप ट्रेंड लाइन ऐड कर सकते हो, फोरकास्टिंग ऐड कर सकते हो। सारे ऑप्शंस कहाँ हैं? एनालिटिक्स ऑप्शन बोलते हैं इसको, इसके अंदर मिलेंगे। आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कर सकते हैं। कौन से मैंने बताए थे आपको एल्गोरिथम? एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग, ये टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मेथड, इसको यूज करता है पावर बीआई। और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं एविमा। हाँ, टैबलू में भी सारा ये टैबलू का कॉपी किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो इसलिए सब कुछ मिलेगा जो टैबलू में है, उसके अलग है। पर वो भी एल्गोरिथम यही यूज करता है फोरकास्टिंग के लिए, टैबलू भी, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग। एक और मैंने आपको टेक्निक बताई थी फोरकास्टिंग की, एविमा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, ये भी फोरकास्टिंग की टेक्निक है। एक और मैंने बताया आपको एरीमैक्स, ये भी टाइम सीरीज एनालिसिस करने के लिए यूज करता है। व्हाट इज एरोमैक्स यूज फॉर? फोरकास्ट। ठीक है, तो बने बनाए एल्गोरिथम्स हैं, बनाए, उनको हम यूज करना आना चाहिए, तो आप कर सकते हो फोरकास्ट। ठीक है जी, तो आज के लिए काफी है। तो एक टॉपिक रह गया है हमारा प्रोजेक्ट वाला, प्रोजेक्ट डिस्कशन। तो उसको हम अगली क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा प्रैक्टिस करने का। और अपने आप डाउट्स भी ले आना, दैट विल बी प्रोजेक्ट कम डाउट सेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर पावर बीआई। ओके, ओके एवरीवन, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, Thank थैंक you. यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू सर, बाय। बाय बाय, थैंक यू।